हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लोज टेस्ट है वो हमारे सामने है और बहुत प्यारा क्लोज टेस्ट है, बहुत गजब का क्लोज टेस्ट है। और पहली लाइन इसकी है, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ऑन द अगस्त 6th यानी कि 6 अगस्त को, 6 अगस्त को, देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई अबव हिरोशिमा। यानी कि 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर ऐसा पूरा स्काई जो था वो बिल्कुल साफ था, यानी कि कोई भी बादल नहीं था। तो 6 अगस्त को देयर वाजंट अ क्लाउड, कोई भी क्लाउड नहीं था इन द स्काई अबव हिरोशिमा, हिरोशिमा में कोई भी क्लाउड नहीं था 6 अगस्त को। एंड अ माइल्ड माने बहुत हल्का होता है, माइल्ड जैसे कॉफी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और माइल्ड होती है। स्ट्रॉन्ग माने बहुत स्ट्रॉन्ग और माइल्ड माने हल्का होता है। तो जो चीज हल्की होती है उसको हम माइल्ड कहते हैं, राइट। जैसे भी बुखार है, कैसा है, हाई फीवर नहीं है, वो माइल्ड फीवर है ना। स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका जो इंटेंसिटी है वो माइल्ड है। हार्डली ब्लैंक विंड वॉज ब्लोइंग, जो विंड है वो ब्लो करती है, विंड ब्लो करती है डेफिनेटली भाई। विंड वॉज ब्लोइंग, हार्डली ब्लैंक विंड वॉज ब्लोइंग। यहां तक दोबारा पढ़ते हैं एक बार। ऑन 6 अगस्त देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई अबव हिरोशिमा, हिरोशिमा में कोई भी, हिरोशिमा के आकाश पर कोई भी बादल नहीं था। एंड अ माइल्ड एंड हार्डली ब्लैंक विंड वॉज ब्लोइंग। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसी विंड जो थी वो ब्लो कर रही थी, कैसी विंड, कैसी हवा चल रही थी। ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है कि अंडरस्टैंडेबल। अब कोई भी हवा ऐसी नहीं बहती जो तुम्हें समझ में आ सके या हमें समझ में आ सके, ऐसा तो कोई नहीं है कि वो अंडरस्टैंडेबल है। अंडरस्टैंडेबल का मतलब जैसे कोई मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। जैसे अभी ये जो पैराग्राफ है, ये समझने के बाद अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, अगर अभी नहीं है तो हो जाएगा। समझ में आने लायक को हम अंडरस्टैंडेबल कहते हैं। तो अंडरस्टैंडेबल हवा बह रही थी, ये तो बड़ा अजीबोगरीब लगेगा। कन्विंसिबल, जिसपे भरोसा किया जा सके, ऐसी ऐसी हवा बह रही थी कि जिस पर भरोसा किया जा सके, ये भी बड़ा अजीब लगेगा। क्योंकि कन्विंसिबल तो व्यक्ति होता है जिस पर भरोसा किया जा सके, राइट। तो कन्विंसिबल पर्सन, इसका मतलब आप आसानी से भरोसा किया जा सकता है उस पे। तो हवा, ऐसी हवा बह रही थी हल्की जिस पर भरोसा किया जा सके। अच्छा, इनकॉरेजिबल ऐसा होता है कि जिसमें कोई सुधार ना हो सके, कोई क्षमा की गुंजाइश ना हो। इनकॉरेजिबल, जिसे बिल्कुल ठीक ना किया जा सकता हो। समथिंग दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड, ऐसी कोई भी चीज जिसे ठीक ना किया जा सके उसे इनकॉरेजिबल कहते हैं। मैं वाक्य बता देता हूं कि ही हैज मैनी इनकॉरेजिबल मिस्टेक्स इन हिज बिहेवियर। कहते भी उसको हमने इंटरव्यू में रिजेक्ट ऐसे किया, इसलिए किया क्योंकि उसके बिहेवियर में बहुत सारी इनकॉरेजिबल मिस्टेक्स हैं। सुधार नहीं किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड इनकॉरेजिबल, राइट। समथिंग दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड और समथिंग कैन नॉट बी सेट राइट, जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड एग्जैक्टली बैठता, वैसी कोई हवा थोड़ी होती है जिसे ठीक ना किया जा सके, राइट। ऐसी कोई हवा राइट, पर इनकॉरेजिबल उसके लिए नहीं आता। अगर मैं कहता हूं कि नर्वसनेस वॉज परसेप्टेबल ऑन हिज फेस, इसका मतलब ये है कि उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिख रही थी। तो जो साफ तौर पे महसूस हो वो परसेप्टेबल है, राइट। वो चालाकी कर रहा था, ये परसेप्टेबल था। परसेप्टेबल का मतलब आसानी से जो महसूस हो सके, दैट इज कॉल्ड परसेप्टेबल। तो हार्डली परसेप्टेबल, यहाँ पे जो वर्ड बनेगा वो परसेप्टेबल बनेगा हमारा, राइट। ये जो आंसर बनेगा वो परसेप्टेबल बनेगा, क्योंकि हवा को हमें समझने की जरूरत नहीं है, कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई गलती नहीं है जिसे ठीक किया जा सके, राइट। परसेप्टेबल मतलब जो हमारी सेंसेस पकड़ सके। हार्डली परसेप्टेबल जो बड़ी मुश्किल से, हार्डली का मतलब हम जानते हैं ना के बराबर होता है। तो हार्डली परसेप्टेबल का मतलब है जो बड़ी मुश्किल से महसूस होती हो। ऑन 6 अगस्त देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई अबव हिरोशिमा एंड अ माइल्ड,
हार्डली परसेप्टेबल विंड वॉज ब्लोइंग, ऐसी इतनी हल्की हवा कि महसूस भी नहीं हो रही थी, वो ब्लो कर रही थी। एट 9:07 यानी कि 7:09 का मतलब है 7:09। 7:09 पर, सुबह के 7:09 पर भाई क्या घटित हुआ 7:09 पर? राइट, 7:09 पर एक बार देखते हैं, फिर से आते हैं कि एट 9:07 इन द मॉर्निंग एन एयर रेड वार्निंग, एयर रेड वार्निंग कि भाई एयर रेड हुई है देश में। रेड आप जानते हैं, रेड मतलब आप जानते हैं जैसे कबड्डी में रेड करते हैं हम, तो रेड करते हैं मतलब घुसपैठ करते हैं ना दूसरे के पाले में, तो दूसरे के पाले में घुसपैठ करना रेड होता है। कबड्डी में भी हम रेड करते हैं, आप जानते हैं कबड्डी में भी रेडिंग पॉइंट्स होते हैं, तो इतनी रेड से इतने पॉइंट्स हैं, तो रेड माने किसी के पाले में घुस जाना या किसी की सीमा में घुस जाना रेड होता है बेटा। तो 7:09 पर एक एयर रेड वार्निंग कि भाई हमारे देश में एयर रेड हुआ है, ऐसी वार्निंग ब्लैंक एंड 4 B-29 प्लेन्स अपीयर्ड इन द स्काई। वाह बहुत बढ़िया, एक एयर रेड वार्निंग। अब अगर देखें, कभी भी आप वार्निंग को देखें, इसके लिए इन्होंने वर्ड क्या दिया, पहले उसकी बात कर लेते हैं। हर्ड, देखो वार्निंग अपने आप को हियर नहीं कर सकती, राइट, वार्निंग अपने आप को हियर नहीं कर सकती। अगर होता वॉज हर्ड, उसे सुना गया, राइट। एक बार ब्लो, ब्लो आपने देख ही लिया, इससे पहले आपको मिल चुका है कि ब्लो जो है वो एयर के लिए आता है, वार्निंग के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे जो विषय है वो रेड है, राइट, वो वार्निंग है, राइट। यहाँ पे विंड के लिए आया था, विंड विषय था, तो हमने ब्लो वर्ड का इस्तेमाल किया कि विंड वॉज ब्लोइंग, पर यहाँ बहने की बात नहीं हो रही है। वार्निंग वॉज हर्ड होता, अगर पैसिव होता कि वार्निंग को सुना गया तो मैं वॉज हर्ड लगा देता, पर हियर तो व्यक्ति करेगा ना, अगर उस एक्टिव में आई हर्ड सम नॉइस, मैंने सुना, अगर व्यक्तियों के हिसाब से होता तो हर्ड होता। ब्लो एयर करती है। अच्छा, अराइव आप जानते हैं फिजिकली कहीं पे पहुंचना अराइव होता है, राइट। आई अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा, तो कोई पहुंचने वाली बात नहीं है, वो तो आवाज सुनाई दी, और आवाज सुनाई देना क्या होता है, साउंड। जैसे कहते नहीं कि भाई तुम्हारी आवाज बड़ी सुनने में अच्छी लगती है, तो कहते इट साउंड्स गुड, राइट। किसी ने बताया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, इट साउंडेड गुड। तो एयर रेड वार्निंग ब्लो नहीं करेगी, और वो हियर अपने आप को नहीं कर सकती, उसे तो सुना जाएगा। वॉज हर्ड होता तो मैं लगा देता वॉज। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक ही वर्ड है जो कि साउंड वाली सेंस है, यानी कि एक एयर रेड वार्निंग साउंड हुई, यानी कि ये सुनाई दी लोगों को। जैसे अगर हम देखें कि ही साउंडेड वेरी लो, यानी कि आवाज उसकी बड़ी लो आ रही थी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एट 9:07 इन द मॉर्निंग एन एयर रेड वार्निंग वॉज, अगर होता तो मैं हर्ड लगा देता, यहाँ पे क्या है, साउंडेड। एयर रेड वार्निंग डेफिनेटली जो वार्निंग्स होती हैं, जैसे अभी एयर रेड वार्निंग के जो अलार्म है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो लगातार जो यूक्रेन में हो रहा है, रशिया और यूक्रेन में, तो यूक्रेन में जैसे ही रशिया का कोई प्लेन आता है तो एयर रेड साइरेंस, साउंड वर्ड आता है हमेशा उसके साथ कि जो साइरेंस है दे साउंडेड, तो वार्निंग का मतलब साइरेंस ही बजे होंगे ना, तो वो साउंड करते हैं बेटा, तो साउंडेड आ जाएगा। एंड 4 अमेरिकन B-29 प्लेन्स, ये उनके मॉडल का नाम है, अमेरिकन B-29 प्लेन्स अपीयर्ड इन द स्काई। 4 अमेरिकन B-29 प्लेन स्काई में अपीयर हुए। एंड देन केम द मोमेंट्स ऑफ ब्लैंक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है, और फिर ऐसे मोमेंट्स आ गए। अब आप देखें, आप जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था, यहाँ पे कॉमन सेंस भी काम करेगी कि कौन से मोमेंट्स ऑफ, राइट, कौन से मोमेंट आ गए, मोमेंट ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन माने संकल्प। क्या उन 4 के 4 प्लेन्स ने संकल्प ठानने के लिए बोला सबको कि भाई एक संकल्प लो, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं लोग कि भाई मैं रोज मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, नए पेयर जूते खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए 8,000 के जूते खरीदे, 4-5 हजार का ट्रैक सूट खरीदा, राइट, और स्पोर्ट्स वॉच खरीदी जिससे कदम गिने जा सके, तो 15-20 हजार का खर्चा किया, और नए साल पे रेजोल्यूशन लिया कि मैं सुबह उठ के जाऊंगा। 2-3 दिन गए और उसके बाद फिर वो जूते रखे रखे ही उन्हें 1 साल हो जाता है और वो उठते नहीं, तो ये रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन माने संकल्प कि ये मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं इंग्लिश को इंप्रूव करूंगा। मान लीजिए मैं टीचर हूं, तो मैं कहता हूं मैं रेजोल्यूशन देता हूं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करवा के छोड़ूंगा, तो ये रेजोल्यूशन है। ऐसा कोई संकल्प उन 4 प्लेन्स ने नहीं लिया। रिवर्बरेशन का मतलब होता है वाइब्रेट होना, जैसे आपका जो फोन है अगर आप वाइब्रेशन पे लगा दो तो वो रिवर्बरेशन आता है, राइट। तो रिवर्बरेशन का मतलब है किसी चीज को वाइब्रेट करना, किसी चीज को गुंजा देना, राइट, किसी चीज को वाइब्रेशन से भर देना, वो रिवर्बरेट होता है, किसी चीज को वाइब्रेट कर देना,
किसी चीज को स्पंदनों से, वाइब्रेशन से भर देना, वो रिवर्बरेशन होता है। तो रिवर्बरेशन के क्षण आ गए कि पूरा वाइब्रेशन आ गई, जैसे मोबाइल में आती है। रेजुवेनेशन का मतलब होता है दोबारा से ताकत से भर देना। रेजुवेनेट का मतलब होता है पूरी ताकत भर देना, पूरा जोश भर देना, पूरा जज्बा भर देना। तो उन 4 प्लेन्स ने आके क्या जापान के लोगों में रेजुवेनेशन भर दिया या फिर बर्बादी ला दी। आप भी जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। डेफिनेटली हिरोशिमा नागासाकी आपको याद है तो परमाणु अटैक हुआ था। और एनिहिलेशन, यहाँ पे वकैब काम आती है बेटा। एनिहिलेशन का मतलब होता है बर्बादी, राइट? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एनिहिलेशन। एक बार फिर से पढ़ते हैं और शुरू से पढ़ते हैं। ऑन On 6th August, there wasn't a cloud in the sky above Hiroshima, and a mild, hardly perceptible wind was blowing. At 9 minutes past 7 in the morning, an air raid warning sounded, and 4 American B-29 planes appeared in the sky, and then came the moments of, right? Rejuvenation नहीं, reverberation नहीं, definitely वहां पे जो word आएगा वो रिजोल्यूशन भी नहीं आएगा। रिजोल्यूशन माने संकल्प है। रेवर्बरेशन का मतलब वाइब्रेशन से भरी हुई कोई चीज है, और रेजुवेनेशन का मतलब है दोबारा से ताकत से भर देना, जवान कर देना। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो एनिहिलेशन आएगा। ऑन 6th August, there wasn't a cloud in the sky above Hiroshima, and a mild and hardly perceptible wind was blowing. At 9 minutes past 7 in the morning, an air raid warning sounded, and 4 American B-29 planes appeared in the sky, and then came the moments of annihilation. बर्बादी के क्षण आ गए, राइट? डिस्ट्रक्शन के समय आ गया। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकेंड्स में, एन एटॉमिक एक्सप्लोजन, राइट? एक एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ एटॉमिक explosion, thousands were blank by a wave of searing, ये बड़ा गजब का शब्द है, searing हीट। सीयरिंग का मतलब होता है झुलसा देने वाली। अब एक बात देखो बेटा, जो चीज कंफ्यूजिंग होगी वो कंफ्यूज ही तो करेगी, यहां से आइडिया लग जाएगा। जो चीज एंटरटेनिंग होगी वो एंटरटेन करेगी। मैं आपको जब पार्टिसिपल पढ़ाता हूँ वर्ब में, तो आपको बताता हूँ बेटा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, टूअर होता है। तो अगर ये हीट, सीयरिंग का मतलब होता है झुलसा देने वाली, कंफ्यूजिंग तो वो कंफ्यूज करेगा, राइट? अब अगर एंटरटेनिंग मूवी है तो एंटरटेन करेगी। वर्ब में जब हम पार्टिसिपल पढ़ते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यही खेल होता है, राइट? और अगर आपने नहीं भी किया तो भी आप समझ सकते हैं। जैसे शब्दों को अगर समझे कि कोई एंटरटेनिंग मूवी है तो एंटरटेन करेगी, तो यहाँ पे एक ऐसा शब्द आएगा जो सीरिंग से मिलता जुलता है, झुलसा देने वाला इसका मतलब होता है, राइट? विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ एटॉमिक एक्सप्लोजन, कुछ ही सेकेंड्स में, एक्सप्लोजन के कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हजारों वर ब्लैंक बाय अ वेव ऑफ, वेव का मतलब एक धारा, ऑफ सीरिंग हीट, यानी कि एक ऐसी वेव, एक ऐसी तरंग आई जो झुलसा देने वाली हीट से भरी हुई थी, राइट? झुलसा देने वाली। अब झुलसा देने के लिए जो भी वर्ड होगा वो हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि सीरिंग अगर है तो डेफिनेटली वही वर्ड होगा। अब अगर देखें नंबर 4 में, नंबर 4 देखें तो ऑप्शन फ्रोजन, क्या वाकई में गर्म करने वाली या झुलसा देने वाली चीज जमा देगी? अच्छा, सीव्ड भी, सीव्ड का मतलब डी ऑप्शन, ए और डी ऑप्शन देखें जो बिल्कुल बेतुके हैं। सीव का मतलब होता है छलनी में से छानना। जैसे मैं अगर कहूं कि आई हैव सीव्ड टी, तो वहां छन्नी का इस्तेमाल होता है, आपने चाय को छान दिया है। SIEVE, सीव, सीव माने छानना होता है, राइट? जो छलनी आप लेते हो उसको भी सीव कहते हैं। कहते भी चाय को छान दो तो हम बोलेंगे सीव टी, आई हैव सीव टी। तो कोई छलनी में से थोड़ी छान दिया, ठीक है? फ्रोजन माने वो जम नहीं गए। अच्छा, टॉर्च्ड का मतलब होता है रियली में आग लगा देना, जैसे तेल वेल डाला और आग लगा दी। अब तेल डाल के तो आग लगाई नहीं है, यहाँ तो रेडिएशन का खेल है। और रेडिएशन क्या करती है कि ऐसे नहीं आग लगा देती। टॉर्च द व्हीकल्स का मतलब है भाई आग लगा देना, ये हम जानते हैं, यानी कि जला देना, बर्न कर देना। पर यहाँ पे हकीकत में झुलसे हैं लोग रेडिएशन से, राइट? आगे सीरिंग जो वर्ड है वो टॉर्च को सपोर्ट नहीं करता, वो सपोर्ट करता है, क्योंकि स्कॉर्च का भी मतलब होता है झुलसा देने वाला। जैसे कहते भी मैं आई कैन नॉट वॉक इन द स्कॉर्चिंग हीट, या कहते भाई माई फेस गॉट स्कॉर्च्ड, मेरा जो चेहरा है वो झुलस गया, राइट? भरी दोपहरी में जब हमें चलना पड़ा लॉन्ग डिस्टेंस तो उसे स्कॉर्च हो गया चेहरा। तो स्कॉर्च का मतलब झुलसा देने वाला। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल गॉट स्कॉर्च्ड, राइट? या फिर वाक्य पढ़ लेते हैं दोबारा से, शुरू से पढ़ते हैं। लेट्स टेक अ रीडिंग, अ क्विक रीडिंग। ऑन 6th August, there wasn't a cloud in the sky above Hiroshima, and a mild, hardly perceptible wind was blowing. At 9 minutes past 7 in the morning, an air raid warning sounded, and 4 American B-29 planes appeared in the sky,
and then came the moments of annihilation. Within a few seconds of atomic explosion, thousands were scorched by a wave of searing heat. झुलसा देने वाली गर्मी से, उस वेव से लोग झुलस गए. राइट, यहां से आगे चलते हैं. Many were killed instantly. बहुत सारे लोग इंस्टेंटली मारे गए. वर किल्ड इंस्टेंटली का मतलब क्या है? जल्दी, तुरंत मारे गए. Many were killed instantly and others ले माने पड़े रहना होता है. रिदिंग का मतलब बहुत अच्छा शब्द है बेटा. रिद का मतलब होता है करहाना, जो दर्द में कराहट निकलती है. जैसे मान लीजिए आप सर्दी के मौसम में आपकी ठोकर लग गई, तो एकदम से ठोकर लगी तो अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है और आपके मुंह से आह निकल जाती है, उसको रिद कहते हैं. तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो यू आर रीदिंग इन पेन. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो उस सीरिंग हीट से झुलस गए, बहुत सारे लोग उसमें से तुरंत मारे गए, और जो बचे हुए थे वो पड़े रहे और कराते रहे. अदर्स ले रीदिंग. ट्रेन्स वर ब्लैंक ऑफ द रेल्स. रेल आप जानते हैं, जो पटरी है उसको रेल कहते हैं, और ट्रेन जो है वो गाड़ी है. ट्रेन्स वर ब्लैंक ऑफ द रेल एज इफ दे वर टॉयज. अब जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे वो जानते हैं, राइट, वो दे नो इट ऑलरेडी, कि यहाँ पे बेटा वर सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे एज इफ के बाद हैड बीन आ जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो डेफिनेटली वो हो जाता है. पर ठीक है, हमारा अभी उस पे ध्यान नहीं है कि हम उस पे ध्यान दें. हम ध्यान देंगे यहाँ पे क्या आएगा. राइट, सो ट्रेन्स वर ब्लैंक ऑफ द रेल्स. रेल्स का मतलब पटरी. एज इफ दे वर टॉयस. एज इफ का मतलब होता है ऐसे जैसे कि. वाक्य का मतलब ये होता है कि ट्रेन्स को ऐसे फेंक दिया गया पटरी से उतारकर, या ऐसे वो दूर चली गई कि जैसे कि वो खिलौने हो, खिलौने की तरफ फेंक देना. मतलब इतना पावरफुल जो है वेव था वो. अब देखते हैं कि क्या हुआ होगा. देखते हैं. सबसे पहले स्लंग. ये स्लिंग से बना है, लिख लीजिएगा बेटा जरूर. SLING. स्लिंग का मतलब इसमें गुलेल का इस्तेमाल होता है. गुलेल आप समझते हैं, गुलेल में एक पत्थर लगाकर जब मारा जाता है तो वो स्लिंग है. तो गुलेल का तो इस्तेमाल नहीं किया गया. राइट, अगर ट्रेन अपनी पटरी से गई है तो वो एकदम से दूर फेंकी गई है, पर उसे गुलेल में इस्तेमाल नहीं हुआ. क्लिंग. क्लिंग क्लंग क्लंग होता है, जैसे स्लिंग स्लंग स्लंग होता है. क्लिंग का मतलब तो चिपकना होता है. और OFF ऑफ वर्ड आ रहा है, अगर आप देखें, मैं दिखाऊंगा अभी. OFF ऑफ, अगर क्लिंग है तो क्लिंग का मतलब तो चिपकना होता है. और OFF ऑफ दिखा रहा है कि उसका संबंध टूटा है. जैसे आपने क्या किया भाई, लाइट को ऑन कर दिया, और फिर जब आपने ऑफ किया तो बिजली का जो संबंध है वो हट जाता है बल्ब से, या जिस भी इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस का बटन आपने ऑफ किया है. ऑफ का मतलब संबंध तोड़ना, तो क्लिंग का मतलब तो चिपकना होता है. जैसे द चाइल्ड क्लंग टू इट्स मदर. जो बच्चा है वो अपनी माँ से चिपक गया, तो इसका मतलब चिपक गया, वो चिपकने वाली सेंस है. और यहाँ संबंध तोड़ने वाली. स्लिंग में गुलेल का इस्तेमाल होता है. इसका मतलब निशाना लगाना स्लिंग से, अटैक करना, वो स्लिंग है. गुलेल से निशाना लगाना वो स्लिंग स्लंग स्लंग है. ये क्लिंग क्लंग क्लंग है. फ्लाई में आप जानते हैं पंखों का इस्तेमाल होता है, और ट्रेन्स के पंख नहीं होते, तो एक ही वर्ड बचा जो है फ्लंग. फ्लिंग फ्लंग फ्लंग होता है. और फ्लंग का मतलब होता है एकदम से उठा के या तो दूर फेंक देना या पटक देना. राइट, तो उनको पटक दिया गया. ट्रेन्स वर फ्लंग ऑफ. जरा वाक्य देखो. ट्रेन्स वर फ्लंग ऑफ द रेल्स एज इफ दे वर टॉयस. उनको ऐसे उठाकर फेंक दिया गया. स्लिंग माने गुलेल का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्लंग माने चिपके नहीं, फ्लाई के लिए पंख चाहिए, तो एक ही वर्ड बचा फ्लिंग. फ्लिंग फ्लंग फ्लंग, यानी कि फ्लंग ऑफ द रेल्स एज इफ दे वर टॉयस. ट्रेन्स पटरियों से ऐसे उखड़ के दूर चली गई, या ऐसे दूर चली गई जैसे कि वो खिलौने हो, खिलौनों की तरह दूर चली गई. जैसे किसी खिलौने को उठाकर बाहर फेंक दिया गया हो ऐसे, या खिलौने को उठाकर दूर फेंक दिया गया हो ऐसे. बड़ी बड़ी ट्रेन्स फ्लंग ऑफ द रेल्स. एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा. राइट, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. तो अभ्यास पर फिर से एक बार आए, फिर से वर्ड्स और सेंटेंसेस को दोहराते हैं. On 6th August, there wasn't a cloud in the sky above Hiroshima, and a mild, hardly perceptible wind was blowing. At 9 minutes past 7 in the morning, an air raid warning sounded, and 4 American B-29 planes appeared in the sky. And then came the moments of annihilation. Within a few seconds of atomic explosion, thousands were scorched by a wave of searing heat. Many were killed instantly, and others lay writhing. Trains were flung off the rails as if they were toys. Animals suffered the same fate. Fate माने भाग्य. पशुओं के साथ भी ऐसा ही हुआ. क्या हुआ? जैसा कि बहुत सारे लोग एक स्कॉर्चिंग वेव से, या स्कॉर्च्ड हो गए एक सीरिंग वेव से,
बहुत सारे लोग मारे गए तुरंत, और ले रीडिंग किया जो लोग पड़े पड़े तड़प रहे थे, और यही चीज ट्रेन के साथ क्या हुआ, आपने देखा कि फ्लंग ऑफ किया गया। एनिमल्स सफर्ड द सेम फेट, इसका मतलब है पशुओं के साथ भी यही हुआ, उनका भी भाग्य यही हुआ। ट्रीज वेंट अप इन फ्लेम्स, जो पेड़ हैं उनमें आग लग गई। वेंट अप इन, गो अप इन फ्लेम्स का मतलब होता है जल के राख हो जाना, राइट। जो पेड़ हैं वो जल के राख हो गए। एवरी लिविंग थिंग वॉज ब्लैंक इन एन एटीट्यूड ऑफ इनडिस्क्राइबेबल। इनडिस्क्राइबेबल, डिस्क्राइब का मतलब होता है बेटा किसी चीज को एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्राइब, और जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके। इनडिस्क्राइबेबल सफरिंग का मतलब होता है ऐसा दुख जिसे बयान ना किया जा सके, अकथनीय दुख, ऐसा दुख, ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान ना किया जा सके। एवरी लिविंग थिंग वॉज ब्लैंक इन एन एटीट्यूड ऑफ इनडिस्क्राइबेबल सफरिंग, ऐसी सफरिंग जिसको बयान ना किया जा सके, राइट। एक बार देख लेते हैं, एवरी लिविंग थिंग वॉज ब्लैंक। अब वर्ड्स देखते हैं, राइट। एवरी लिविंग थिंग वॉज विविफाइड, ये बड़ा प्यारा शब्द है बेटा, जरूर लिखिएगा, आगे तक काम आएगा। विविफाइड का मतलब होता है किसी चीज में जान डाल देना, ये रेजुरेनेशन का भी मतलब वही है और विविफाई का भी मतलब वही है। ये जो सी में आपने रेजुरेशन पढ़ा था वही विविफाइड भी है, किसी चीज में जान डाल देना, दोबारा से ताकत डाल देना, एनविगरेट कर देना, पावरफुल बना देना। विव का मतलब जीवन होता है, विव का मतलब क्या होता है, जीवन, जैसे विवाशियस, जीवन से भरा हुआ, जिंदा दिल। सर्वाइव यानी कि जीवन बचा ले जाए। रिवाइव, दोबारा से जान डाल दे। विविफाई का भी मतलब रिवाइव ही होता है, दोबारा से ताकत डाल देना, जीवन दान देना, दोबारा से एनर्जेटिक कर देना। तो ऐसा तो नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि हर एक चीज में दोबारा जान डाल दी गई, एवरी लिविंग थिंग में दोबारा जान डाल दी क्या इन अटैक्स ने? नहीं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग दे ले रीडिंग, पड़े पड़े तड़प रहे हैं, थाउजेंड्स डाइड, बहुत हजारों लोग मारे गए, राइट। और एनिमल्स के साथ भी जो हुआ, ट्रीज जो थे वो दे वेंट अप इन फ्लेम्स, यानी कि जल के राख हो गए। तो विविफाइड तो नहीं हो सकता। इसमें ऑर्केस्ट्रेटेड वर्ड आया। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा आप जानते हो, ऑर्केस्ट्रा में होता क्या है, सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज होती हैं। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब होता है किसी चीज को प्रॉपरली मैनेज कर देना। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कंडीशन हम देख रहे हैं उसमें सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज करके रख दी गई, ना तो उनमें दोबारा जान डाला गया, ना उन्हें ऑर्केस्ट्रेटेड किया गया, राइट। एक वर्ड आ गया पेट्रीफाइड। पेट्रीफाई का मतलब होता है कि किसी चीज को डर से, भय से भर देना, दैट इज कॉल्ड पेट्रीफाइड। आई वाज पेट्रीफाइड, राइट। जैसे डर से पत्थर हो जाना, डर से भारी हो जाना, राइट। तो एकदम से व्हेन यू फील नॉन पल्स्ड आउट ऑफ फियर, दैट इज कॉल्ड पेट्रीफाइड। कोई टेरिबल चीज देखते हो, कोई बहुत फेरोशियस चीज देखते हो, तो यू फील पेट्रीफाइड, यानी कि डरा हुआ महसूस करते हो। यहाँ पे दो बड़े क्लोज लग रहे हैं, एक पेट्रीफाइड और एक परटर्ब्ड। बेटा जो परटर्ब शब्द है ना, इसका मतलब अनसेट होता है। देखो ओकेस्ट्रेटेड का उल्टा है परटर्ब्ड, ये बिल्कुल एंटोनिम है। अगर कहीं भी अटैक होगा ऐसा न्यूक्लियर, तो कोई भी चीज वेल मैनेज नहीं होगी। ओकेस्ट्रेटेड का मतलब होता है वेल मैनेज्ड, जिसे बहुत अच्छे से मैनेज किया गया हो। जैसे जो फॉरेन कंट्रीज हैं, दे आर ओकेस्ट्रेटेड, इसका मतलब दे आर वेल मैनेज्ड, राइट। जबकि जो चीज इल मैनेज्ड है या बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दे किसी चीज को, किसी चीज को अपसेट कर दे, यूपीएसईटी, अपसेट। अपसेट का मतलब होता है बेटा किसी चीज में अव्यवस्था फैल जाए, यानी कि उस लेवल तक फैल गई अव्यवस्था। यहाँ पे जो डेफिनेटली आंसर होगा वो डरा तो कोई नहीं, डरने की तो गुंजाइश ही नहीं बची ना, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग करहा रहे हैं दर्द में। तो डर से तो ऊपर की सीमा हो गई है जब हमने किसी चीज को सफर ही कर लिया। नाउ इट इज नॉट द फियर ओनली, दे हैव फेल्ट इट, दिस इज एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट मेयर फॉल्स फियर। ये सिर्फ थोथा डर नहीं है, उसको हकीकत में उन्होंने फील कर लिया है। परटर्ब्ड का मतलब डिस्टर्ब्ड होता है या फिर अपसेट होता है या फिर जो मैनेज्ड ना हो। अब एक बार पढ़ के देखते हैं, राइट। एवरी लिविंग थिंग वॉज परटर्ब्ड इन एन एटीट्यूड ऑफ इनडिस्क्राइबेबल सफरिंग, यानी कि हर एक लिविंग थिंग, जो भी सजीव चीज थी, उसे उस लेवल तक अस्त व्यस्त कर दिया गया, राइट, कि जिसमें हमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसमें इतना दुख था, वो इतने अपसेट थे और इतने दुख थे, इतना दुख दिखाई दे रहा था कि वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। ऐसा एटीट्यूड, एन एटीट्यूड ऑफ इनडिस्क्राइबेबल सफरिंग, ये बड़ा प्यारा शब्द है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि शी इज गोइंग थ्रू एन इनडिस्क्राइबेबल सफरिंग, यानी कि वो जिस दर्द से गुजर रही है उसको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, दैट इज कॉल्ड इनडिस्क्राइबेबल सफरिंग। एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हमारा बना रहे।
चलिए फिर से आते हैं। ऑन August 6th या ऑन 6th August दोनों बोला जा सकता है। There wasn't a cloud in the sky above Hiroshima and a mild, hardly perceptible wind was blowing. At 9 minutes past 7 in the morning, an air raid warning sounded and four American B-29 planes appeared in the sky. And then came the moments of annihilation. Within a few seconds of atomic explosion, thousands were scorched by a wave of searing heat. झुलसा देने वाली एक हीट वेव से हजारों लोग झुलस गए। Many were killed instantly, कुछ बहुत सारे तो तुरंत मारे गए। Others lay writhing, और जो दूसरे हैं वो पड़े पड़े कराहते रहे। Others lay writhing. Trains were flung off the rails as if they were toys. खिलौनों की तरह उन्हें एक तरफ उठा के फेंक दिया गया। उस वेव ने, वो इतनी पावरफुल थी। Animals suffered the same fate. उनका भी सेम भाग्य हुआ। Trees went up in flames. पेड़ों में आग लग गई, राख हो गए। Every living thing was perturbed, यानी कि upset in an attitude of indescribable suffering. एक ऐसे दृष्टिकोण से उसको ही को देखा जा सकता था कि जिस दर्द को बयान नहीं किया जा सकता। Those who managed, जिन्होंने मैनेज किया, यानी कि perturbed थे, फिर जिन्होंने मैनेज किया उस perturbed स्टेट से, by some miracle, जो किसी तरीके से बच गए, right, to blank themselves out of the maze of debris. Debris ये बड़ा प्यारा वर्ड है। डिब्रिस का मतलब मलबा होता है जब कोई बिल्डिंग टूट जाती है। अब देखो, अगर इतना पावरफुल अटैक हुआ कि रेल की गाड़ियां जो है ट्रैक से उधर जाके इस तरीके से गिरी जैसे खिलौना हो, तो मकानों का क्या हाल हुआ होगा? बहुत सारे मकान गिरे होंगे। डिब्रिस माने मलबा है, वहां पे मलबा रहा होगा। और जो घर में बीम्स होते हैं, जो बीम बनाए जाते हैं, आप जानते हैं, उसमें सरिया वगैरह सब भर के जो बीम दिए जाते हैं, ईंटें थी, राइट, और गिर्डर्स थे, राइट। और जो गिर्डर्स है बेटा, इसका मतलब आप गाटर्स भी कह सकते हो, जो लोहे के एंगल जो सपोर्ट देने के लिए दिए जाते हैं, राइट। सो इन सब के अंदर टू ब्लैंक देमसेल्व्स फ्रॉम द मेज। मेज का मतलब बेटा भूल भुलैया। मेज का मतलब है कोई भूल भुलैया, या मेज का मतलब आप कह सकते हैं कोई ऐसी अवस्था जो आपको उलझा के रखती हो। मेज का मतलब ऐसे भूल भुलैया ही होता है, मेज का मतलब पहेली भी होता है, राइट। तो टू ब्लैंक देमसेल्व्स आउट ऑफ द मेज, यानी कि अपने आप को उससे, मेज से क्या करने के लिए? अगर हम देखें मेज से, एक्सट्रिकेट का मतलब छुड़ाना, अपने आप को मुक्त कराना। इम्प्लीकेट माने होता है इशारा करना। टू इंडिकेट करना इम्प्लीकेट होता है बेटा, साथ साथ लिख लेना, इशारा करना। एंटेंगल माने उलझाना अपने आप को, वो तो ऑलरेडी मेज में उलझे हुए हैं। जो लोग, आप सोचो ना, डिब्रिस के नीचे दबे हुए हैं, बीम्स के नीचे दबे हुए हैं, गिर्डर्स के नीचे दबे हुए हैं, राइट, जो ईंटों के नीचे दबे हुए हैं, पूरे मकान के मलबे के, तो क्या वो अपने आप को और उलझाएंगे? एंटेंगल माने तो उलझाना होता है। एलिविएट का मतलब होता है अपने आप को हल्का करना या दर्द निवारक, जैसे पेन रिलीवर। अगर आप को दर्द है और आप क्रोसिन या कोई भी पैरासिटामोल टेबलेट लेते हैं तो एलिविएट करती है पेन को, जो पेन है उसको एलिविएट कर देती है। एग्रावेट होता है बद से बदतर बना देना। पर हल्का करना या दर्द को कम करना मेज से रिलेटेड नहीं है। जो मेज का मतलब वर्ड आ रहा है, जो मेज से, उससे क्लू मिल रहा है कि मेज माने होता है एक पहेली। मेज का मतलब होता है एक भूल भुलैया, उससे अपने आप को सुलझाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो एक्सट्रिकेट आएगा, क्योंकि इसका उल्टा इंट्रिकेट होता है, और इंट्रिकेट कहीं ना कहीं मेज से रिलेटेड है। मेज का मतलब है इंट्रिकेटेड। जो भी चीज इंट्रिकेटेड है मतलब उलझी हुई है। इंट्रिकेटेड का मतलब उलझा हुआ। जैसे आपके कानों की लीड है, वो आपस में इतनी उलझ गई है, आपको टाइम लगता है उसको एक्सट्रिकेट करने में। तो इंट्रिकेटेड वायर, इसका मतलब मेज सी बन गई है कि कैसे खोला जाए उसको। और एक्सट्रिकेटेड का मतलब होता है सुलझा लेना या बाहर निकालना अपने आप को। दैट्स कॉल्ड एक्सट्रिकेटेड बेटा। सारे वर्ड्स को हमने देखा, एलिविएट को देखा, एंटेंगल को देखा, इंप्लीकेट माने इशारा करना, तो वो कोई इशारा तो है नहीं। तो वहां पे वो अपने आप को उस डिब्रिस से, उस मलबे से मुक्त कराने की कोशिश करे, और मुक्त कराने के लिए जो वर्ड आएगा वो एक्सट्रिकेट आएगा। टू एक्सट्रिकेट देमसेल्व्स फ्रॉम, देमसेल्व्स आउट ऑफ, उससे बाहर निकलने के लिए, आउट ऑफ द मेज, जो भूल भुलैया थी, ऑफ द डिब्रिस, राइट। डिब्रिस ऑफ किसका मलबा था? बीम्स का, ब्रिक्स का एंड ग्रेडर्स का। फाउंड देमसेल्व्स एनसर्कल्ड विद द रिंग ऑफ फायर। ये भी देखिए, इसे कहते हैं कि एक प्रॉब्लम गई नहीं दूसरी आ गई बेटा। सो यहां पे अगर देखें तो उन्होंने किसी तरीके से, जब उनको बाहर निकालने की उन्होंने कोशिश की, किसी तरीके से उन्होंने हाथ पैर चलाए, तो अगला ही क्षण क्या होता है? दे फाउंड देमसेल्व्स,
उन्होंने अपने आप को पाया एनसर्कल्ड माने घिरा हुआ, एनसर्कल्ड माने घिरा हुआ, विद द रिंग ऑफ फायर, यानी कि एक आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। रिंग ऑफ फायर का मतलब आग का ऐसा गोला जिन्होंने चारों तरफ से, जिसने घेर रखा उन लोगों को, राइट। तो मतलब वो किसी तरीके से उस डिब्री से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, और बाहर आते ही दे फाउंड देमसेल्व्स एनसर्कल्ड विद द रिंग ऑफ फायर एंड द फायर ब्लैंक विद टेरेबल ब्लैंक। फायर जो है, टेरेबल माने भयानक, ये पहले भी कल भी वर्ड हमने किया था। टेरेबल माने भयानक होता है, भयावह होता है, डरावना होता है। द फायर ब्लैंक विद टेरेबल ब्लैंक, द फायर डेप्रिकेटेड। 8वें में देखो वर्ड्स बड़े गजब के हैं बेटा इस क्लोज टेस्ट में। डेप्रिकेट का मतलब होता है निंदा करना, किसी को गाली देना, किसी को बुरा बताना, ये डेप्रिकेट होता है, राइट। ये डेप्रिकेट होता है, डेप्रिकेट ये रहा बेटा, डी में है डेप्रिकेट, आप देख रहे हैं, ये डेप्रिशिएट है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है आप जानते हैं किसी चीज का मूल्य कम हो जाना, राइट। हरास जिसे बोलते हैं, घिसावट जिसे बोलते हैं। जैसे गाड़ी है, आपने 10 लाख की ली, तो उसमें हर साल डेप्रिशिएशन होता है, जैसे लाख रुपए वैल्यू घट गई। मशीनरी है, प्लांट लगाते हो, तो डेप्रिशिएट का मतलब होता है मूल्य में कमी। जो मूल्य में कमी होती है, घिसावट होती है, उसे डेप्रिशिएट कहते हैं। तो ऐसी कोई घिसावट की तो बात है नहीं कि फायर में घिसावट आ गई। अच्छा, फायर ने निंदा कर दी, बेइज्जती कर दी, वो डेप्रिकेट होता है। किसी की निंदा करना, किसी की वैल्यू को घटा के दिखाना, मतलब किसी की निंदा करना, उसे घटिया बताना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिकेट। इंसल्ट करना। एक्सटिंग्विश्ड, क्या वाकई में अगर हम देखें, लोग तो इतना बुरा हाल है, क्या वाकई यहाँ पे आग बुझने की बात हो रही होगी? इस पूरे क्लोज टेस्ट में पैराग्राफ की जो टोन है वो नेगेटिव है, तो वर्ड भी तो नेगेटिव होगा। क्या ये होगा? यहाँ पे टेरेबल वर्ड हो रहा है। अगर आग बुझने की बात होती तो भयानक थोड़ी होती, तो आग बुझने की नहीं होगी, आग फैलने की बात होगी। क्योंकि टेरेबल है, भयानक है, तो वो तो आग फैली होगी ना। टेरेबल से भी पता लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक्सटिंग्विश्ड वर्ड नहीं आ सकता। एक्सटिंग्विश होता है आग का बुझ जाना। फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं आग को बुझाने वाले, जैसे सिलेंडर है, पानी है, दे आर फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो फायर को एक्सटिंग्विश करने का मतलब आग को बुझाना होता है। तो हकीकत में यहाँ पे एक ही वर्ड है बेटा जो आ सकता है, वो है एक्सटेंडेड। द फायर एक्सटेंडेड, राइट। द फायर एक्सटेंडेड विद, यानी कि आग बहुत तेजी से बढ़ी, विद टेरेबल ब्लैंक। 9 में देखते हैं वो किस भयानक, भयानक वर्ड है तो एक नेगेटिव वर्ड ही होगा यहाँ पे। टेरेबल रिलेक्टेंस, ये भी बड़ा गजब का शब्द है। रिलेक्टेंस का मतलब होता है काम करने की इच्छा ना होना, दैट इज को रिलेक्टेंस, राइट। जैसे बहुत सारे अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग काम शुरू तो कर देते हैं पर उनकी काम करने की इच्छा नहीं होती। दे हैव रिलेक्टेंस टुवर्ड्स वर्क। और ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता जिनका अपने काम के प्रति रिलेक्टेंस हो, क्योंकि कोई किसी के लिए नहीं करता बेटा, हर एक व्यक्ति अपने लिए करता है। आप कहीं भी हो तो अपने लिए काम करते रहो, और आपको डेफिनेटली आपके कर्म का डेफिनेटली मिलेगा। आप जहां हो वहीं मिलेगा। तो नेवर शो रिलेक्टेंस टुवर्ड्स योर वर्क। अनिच्छा, काम के प्रति अनिच्छा, काम ना करने का मन, वो रिलेक्टेंस होता है बेटा। अच्छा, वेमेंस का मतलब जिद होता है, किसी चीज का जिद का पक्का, वो वेमेंस होता है। अपनी बात पे अड़ गया तो अड़ गया। अब आग तो ऐसी है नहीं कि जो जिद्दी हो, वेमेंस तो वही दिखाता है। रिकरेंस का मतलब होता है बार बार होना, ये बार बार नहीं हुआ है, एक बार ब्लास्ट हुआ उसी से आग लगी। रिकरेंस का तो मतलब आग बार बार लग रही है। आग लग नहीं रही है, आग फैल रही है, और फैलना होता है प्रिविलेंट हो जाना, राइट। प्रिविलेंट हो जाना, जैसे कहते बुखार जो है वो प्रिविलेंट हो रहा है, जैसे ये जो फैशन है वो प्रिविलेंट हो रहा है, ऐसी आग जो है वो फैल रही है। और फैल रही है तो मतलब वो क्या हो रही है? प्रिविलेंट हो रही है। तो प्रेवलेंस वर्ड आएगा बेटा, जैसे द प्रेवलेंस ऑफ 5G नेटवर्क इज अ मस्ट नाउ। कहते भी जो है 5G नेटवर्क का प्रिविलेंस अब जरूरी है ताकि चीजों में स्पीड आ सके। तो किसी चीज का फैल जाना। वेमेंस माने जिद, रिलेक्टेंस माने काम करने की अनिच्छा। जैसे अगर कोई बहू सुबह उठते ही सर बांध लेती है और सास को कहती है सारा काम आप करो, तो शी हैज रिलेक्टेंस टुवर्ड्स डोमेस्टिक वर्क। जो घरेलू काम है उसके तरफ उसका जो मन है वो नहीं है, वो रिलेक्टेंस है, राइट। तो रिलेक्टेंट का मतलब, जैसे रिलेक्टेंट सॉरी, इसका मतलब ऐसी सॉरी जो मन से नहीं आई है, मन नहीं है उसमें उसका। तो रिलेक्टेंस वेमेंस की जगह हम प्रेवलेंस को वर्ड देंगे, राइट। सो एक बार तो शुरू से पढ़ते हैं। लेट्स टेक अ reading. On 6th August, there wasn't a cloud in the sky above Hiroshima, and a mild, hardly perceptible wind was blowing. At 9 minutes past 7 in the morning, an air raid warning sounded, and 4 American B-29 planes appeared in the sky. And then came the moments of annihilation. Within a few seconds of atomic explosion, thousands were scorched by a wave of searing heat.
Many were killed instantly, others lay writhing. Trains were flung off the rails as if they were toys. Animals suffered the same fate. Trees went up in flames. Every living thing was in an attitude of indescribable suffering. Those who managed, by some miracle, to extricate themselves out of the maze of debris of beams, bricks, and girders found themselves encircled with a ring of fire. The fires extended with terrible prevalence. By the evening there was nothing left to burn है बेटा। ये जो वर्ड है BUM नहीं है, ये R जो है यहाँ पे R और N भिड़ गए हैं, तो ये BURN है, इसको ठीक कर लीजिएगा। देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू बर्न। इवनिंग तक वहां कुछ, देखो कितना भयानक आग रही होगी कि शाम तक वहां जलाने के लिए कुछ नहीं बचा था, सब कुछ जल के राख हो चुका था। बाय द इवनिंग देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू बर्न एंड हिरोशिमा हैड ब्लैंक टू एग्जिस्ट। ये तो खैर रीडिंग हैबिट से भी पता लग जाता है कि कोई चीज अगर होनी बंद हो जाए तो उसे बोलते हैं सीज टू एग्जिस्ट। खैर यहाँ पे ऑप्शन भी देख लेते हैं, कोई चीज अगर होनी अब बंद हो जाए, राइट तो बर्न्ड टू एग्जिस्ट यानी कि क्या वो जल गई आगे एग्जिस्ट होने के लिए? बिल्कुल नहीं हो सकता। रिड्यूस टू एग्जिस्ट, ये भी रिड्यूस माने मतलब एग्जिस्ट करने के लिए कोई घटेगा क्यों? एग्जिस्ट करने के लिए अगर उसे आगे भी होना है तो वो जलेगा क्यों, वो घटेगा क्यों और वो सफर क्यों करेगा? क्योंकि हिरोशिमा सफर तो कोई व्यक्ति करेगा। अगर हम कहें तो हिरोशिमा सफर्ड टू एग्जिस्ट, इसका मतलब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसने सारी दिक्कतें सहन की, ऐसा नहीं है। उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया और अस्तित्व खत्म हो जाना होता है सीज टू एग्जिस्ट। सीज टू एग्जिस्ट का मतलब है किसी चीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाना, राइट। आप कितना भी दम लगाएं, वन डे वी विल सीज टू एग्जिस्ट। हम कितना भी दम लगाएं, एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, यानी कि हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो दैट्स कॉल्ड सीज टू एग्जिस्ट। तो जब तक हो तब तक आप अपने विचारों को, कर्मों को, आदतों को, व्यक्तित्व को, चरित्र को बेहतरीन बना के रखो बेटा, इससे पहले कि यू सीज टू एग्जिस्ट, इससे पहले कि कोई चीज होनी बंद हो जाए, इससे पहले कि यू सीज टू एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड किस चीज का अस्तित्व खत्म हो जाना। तो हिरोशिमा का अस्तित्व ही खत्म हो गया। एक बार लास्ट रीडिंग लेते हैं, राइट और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बोल बोल के लेंगे तो और भी अच्छा है। जहां भी आप बैठे हो वहां पर बोल बोल के आप इसको करके देखें, बहुत अच्छा लगेगा। ऑन 6th August there wasn't a cloud in the sky above Hiroshima, and a mild, hardly perceptible wind was blowing. At 9 minutes past 7 in the morning, an air raid warning sounded, and 4 American B-9 planes appeared in the sky. And then came the moments of annihilation. Within a few seconds of atomic explosion, thousands were scorched by a wave of searing heat. Many were killed instantly, others lay writhing. Trains were flung off the rails as if they were toys. Animals suffered the same fate. Trees went up in flames. Every living thing was perturbed in an attitude of indescribable suffering. Those who managed by some miracle, कोई ऐसा मिरेकल ही हो गया हो कि वो मैनेज कर गए बचने में। those who managed by some miracle extricated themselves out of the maze of debris of beams, bricks, and girders found themselves encircled with a ring of fire. The fires extended with terrible prevalence. By the evening, there was nothing left to burn, and Hiroshima ceased to exist. हिरोशिमा का अस्तित्व खत्म हो गया। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट। तो आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपने नोट्स बेहतरीन बनाती रहेगा, लिख के जरूर हर एक को तैयार करो बेटा, राइट, जिससे आपकी समझ लगातार डेवलप होती रहे। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव। थैंक यू।